12 नवंबर 2023 की सुबह और उस दिन दिवाली का दिन और उस दिन संडे भी, और इसीलिए सभी परिवार की सुबह का समय उस दिन रिलैक्स और काफ़ी ज़्यादा धीमा था। और इनमें से एक परिवार नूर मोहम्मद का भी था। नूर मोहम्मद की फैमिली ने जारू के उडुपी कर्नाटका में रहते थे। फैमिली के मुखिया नूर मोहम्मद बहुत ही मेहनती इंसान थे। वो अपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज़, सारी खुशियाँ देना चाहते थे, और जिसकी वजह से वो सऊदी अरेबिया में मेहनत से काम करते थे। अपने परिवार से दूर रहना उन्हें पसंद तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो वहाँ रह रहे थे। अपने पिता की तरह ही उनका बेटा असद भी बहुत मेहनती था, और अपने पिता के साथ घर की जिम्मेदारी का बोझ कम करने के लिए असद भी अपने परिवार से दूर बेंगलोर में इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ में काम करता था। नूर मोहम्मद की पत्नी हसीना पूरे घर को बड़े अच्छे से संभालती थी, क्योंकि नूर मोहम्मद सऊदी अरेबिया में रहते थे और उनको काम से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल पाती थी। और अपने पति के घर में ना होने की वजह से हसीना को बहुत अकेलापन भी महसूस होता था। हसीना को अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए नूर मोहम्मद की माताजी यानी कि हसीना की सास हजीरा भी उनके साथ रहती थी। असद के अलावा उनके 3 बच्चे और थे। घर का सबसे छोटा बेटा असीम 12 साल का, उसके स्कूल में भी दिवाली की छुट्टियां चल रही थी, और इसलिए वो पूरा दिन खेलने में बिजी था। उनकी 2 बेटियां अफनान और नाज थी, जिनमें से एक 23 और दूसरी 21 साल की। और ये दोनों बेटियां बहुत ही होनहार और होशियार थीं। ये दोनों भी कुछ बड़ा करना चाहती थी और अपनी फैमिली का नाम रोशन करना चाहती थी, और इसी वजह से ये दोनों अपने परिवार से थोड़ा दूर मैंगलोर में पीजी में रहती थी। और यहाँ रहते हुए अफनान अपनी डिग्री कंप्लीट कर रही थी, और उसकी बहन नाज इंडियन एक्सप्रेस में अपने एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही थी। यानी कि इस परिवार के सारे बच्चे बहुत मेहनती थे। उन तीनों बच्चों के अपनी लाइफ के गोल्स क्लियर थे, और जो वो बनना चाहते थे और उसी पे काम भी कर रहे थे। यानी उन्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना था, अपने परिवार की हेल्प करनी थी, क्योंकि इस घर में सभी लोग उनकी मम्मी हसीना और उनकी सासू माँ को छोड़कर पढ़ाई करने के लिए या फिर काम करने के लिए बाहर ही रहते थे, और इसलिए इनका घर सूना सा रहता था। लेकिन 12 नवंबर को दिवाली थी और घर के सभी लोग दिवाली में घर आए थे, अफनान और नाज भी छुट्टी लेकर। और उस दिन सुबह के 8:30 बज ही रहे थे। उनकी मम्मी हसीना किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी कि उनकी दादी हजीरा भी पलंग पर बैठी आराम ही कर रही थी, और अफनान और नाज नाश्ते के लिए थोड़ा लेट उठी थी, और असीम यानी कि घर का सबसे छोटा बेटा घर के बाहर साइकिल चला रहा था। सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे, या फिर अपनी मम्मी का हाथ बटा रहे थे, या फिर मौज मस्ती कर रहे थे। अब नाश्ते की तैयारी करते हुए 9 बज चुके थे, और छोटा बेटा असीम वो भी घर के बाहर साइकिल चलाने में बिजी था। लेकिन तभी उसके पास से एक आदमी सीधा उनके घर के अंदर गया, और उस आदमी ने ब्राउन कलर की टी-शर्ट पहनी थी, और उसने अपने मुंह पर मास्क भी लगा रहा था, जिसकी वजह से वो पहचान में नहीं आया। उस समय सिर्फ उसका सिर और आंखें ही दिखाई दे रही थी। लेकिन उस आदमी को देखने के बाद असीम ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और वो फिर साइकिल चलाने में बिजी हो गया। लेकिन मास्क मैन के घर के अंदर जाते ही नाज को देखा, और उसने नाज से 15 या 20 मिनट तक कुछ बात भी की, और फिर देखते ही देखते उसने नाज पर चाकू से वार कर दिया। उसकी आवाज़ सुनकर मम्मी हसीना और उसकी बहन अफनान भी कमरे से बाहर निकले, और उन्होंने उस आदमी को रोकने की बहुत कोशिश की। लेकिन वो आदमी बहुत स्ट्रांग था, और वो पक्का इरादा करके आया था कि इसके अंदर का गुस्सा अफनान और हसीना दोनों के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रांग था। उस आदमी ने अफनान और हसीना पर भी चाकू से हमला किया, और करीब 8 से 10 बार हमला किया। और जब किसी पर भी इतना भयंकर हमला हो रहा है तो उसकी चीखें भी दर्दनाक ही होगी। अपने घर से इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखें सुनाई देने पर 12 साल का असीम भी भागकर घर के अंदर आया, और जैसे ही वो अंदर देखने के लिए घुसा तो उस मास्क मैन ने उसे भी नहीं छोड़ा। एक 12 साल के बच्चे को भी उस क्रिमिनल ने बड़ी बेरहमी से चाकू से मार डाला, और यहाँ पर भी नहीं रुका। वो घर की सबसे बुजुर्ग महिला हजीरा जी पर भी हमला किया, लेकिन हजीरा बचते बचाते वहाँ से भाग गई, और उन्होंने अपने घर के बाथरूम के अंदर घुसकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया।
लेकिन मास्क मैन का एक चाकू उनको भी लगा था। तो मास्क मैन ने सोचा वो बुजुर्ग महिला है और ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो अंदर ही मर जाएगी। और फिर वो वहाँ से वापस लिविंग रूम में आया और जिसे मारने के इरादे से आया था उसे आखिरी बार देखा और वहाँ से भाग गया। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर गया तो उस घर के गेट पर एक महिला दिखाई दी और उस महिला ने इस आदमी को देख लिया था। तो उस आदमी को लगा कि ये किसी न किसी को ज़रूर बताएगी कि इस घर में क्या हुआ है। तो उसने उस औरत को धमकी दी कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सब कुछ बोलने के बाद वो आदमी घर से भाग गया और इस पूरी वारदात को उसने सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में अंजाम दिया। यानी कि 4 लोगों को उसने सिर्फ 15 मिनट में मार डाला और वहाँ से भाग भी गया। उन 15 मिनट में एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो चुका था। लेकिन ये आदमी था कौन और नूर मोहम्मद की फैमिली से इसकी क्या दुश्मनी थी? लेकिन जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करे तो कहाँ से। बस उनके सामने 4 लोगों की लाशें थी। ना ही क्रिमिनल का कुछ पता था और ना ही उसका मोटिव। सिर्फ पता था कि आखिर एक सीधे साधे परिवार से एक 12 साल के बच्चे से किसी की इतनी ज़्यादा क्या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन जब पुलिस घर की तलाशी कर रही थी तब उन्हें बाथरूम अंदर से लॉक मिला। उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंदर हजीरा जी इतनी डरी हुई थी कि पुलिस के बार बार कहने पर भी कि वो सच में पुलिस ही है और उनकी मदद के लिए आई है, लेकिन वो तब भी दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं थी। और इससे ये पता चला कि वो कितनी ज़्यादा डरी हुई थी। उस समय किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी और वो क्राइम कितना भयानक रहा होगा जो इनकी आंखों के सामने हुआ होगा। और उसकी वजह से ही वो बाथरूम में का दरवाज़ा खोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे करके पुलिस वालों ने हजीरा को बाथरूम से बाहर निकाला और उन्हें हॉस्पिटल ले गए। लेकिन क्राइम सीन देखने पर फिर भी यही सवाल था कि आखिर वो आदमी था कौन और इसकी इस परिवार से क्या दुश्मनी थी। पुलिस ने पहले तो पूरे घर की तलाशी ली और ये देखने के लिए कि कहीं वो आदमी चोरी के इरादे से तो नहीं आया था। लेकिन ये क्राइम सुबह ही हुआ था और घर की जितनी भी कीमती चीज़ें थी वो सब घर में ही थी। घर से कोई भी सामान गायब नहीं हुआ था और इस घटना को देखकर यही लग रहा था कि वो आदमी सीधा घर में आया और 4 लोगों को मार के चला गया। पुलिस ने देखा कि अंदर के सीसीटीवी कैमरा या फिर कोई भी ऐसा रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं था। और फिर पुलिस की गाड़ी को देखकर यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि इस सोसाइटी में कभी भी ऐसा कोई क्राइम नहीं हुआ था, वहाँ पर तो कभी चोरी तक नहीं हुई थी। पुलिस की गाड़ी देखकर आस पड़ोस में भी ये बातें फैलने लगी और धीरे धीरे करके ये बात उडुपी में ही नहीं सिर्फ इस सोसाइटी नहीं बल्कि पूरे कर्नाटका में फैल गई। पुलिस ने इन 4 फैमिली मेंबर्स का बैकग्राउंड चेक ही कर रही थी। इससे पहले कि पुलिस को कोई सुराग या सबूत मिल पाता तभी उनके पास एक रिक्शा वाला आया जिसने पुलिस को एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दी। श्याम एक रिक्शा ड्राइवर था और हर रोज़ की तरह 12 नवंबर की सुबह भी वो ऑटो स्टैंड पर सवारी का इंतज़ार कर रहा था। जब एक मास्क पहना हुआ आदमी उसके रिक्शे में आकर बैठा और उसने शाम को तृप्ति लेआउट चलने के लिए कहा। श्याम ने उस आदमी को नूर मोहम्मद के घर के थोड़ा पास ही उतारा था। इतना ही नहीं बल्कि श्याम ने उस आदमी को 15 मिनट बाद, यानी जब वो आदमी वहाँ से भाग चुका था, उसके बाद वापस ऑटो स्टैंड के पास दूसरे रिक्शा में बैठते हुए भी देखा था। जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो पुलिस सीधा उसे ऑटो स्टैंड पर पहुंची और वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगी। और आखिर उन्हें कैमरा फुटेज की मदद से वो सस्पेक्ट इस घर का क्रिमिनल भी दिख ही गया जिसने पूरी नूर फैमिली को बर्बाद कर दिया था। अब कैमरा फुटेज के साथ साथ पुलिस नूर फैमिली के फ़ोन भी टैप कर रही थी, उनका बैकग्राउंड चेक कर रही थी। तो नूर की पत्नी हसीना और छोटी बेटी अफनान का बैकग्राउंड और मोबाइल फ़ोन चेक करने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन नाज के बारे में पूछताछ करने पर वहाँ जहाँ काम करती थी वहाँ उसके कलीग से बात करने पर उसका फ़ोन चेक करने पर उन्हें एक आदमी पर शक हुआ, क्योंकि ये आदमी 12 नवंबर से ही काम पे नहीं आया था। पुलिस उस आदमी के घर गई लेकिन वहाँ कोई नहीं था और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था, और जिसकी वजह से उस आदमी की लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन ये आदमी था कौन? जिसका नाम था प्रवीण अरुण चौगले और ये सांगली महाराष्ट्र का रहने वाला था। प्रवीण फिजिकली बहुत स्ट्रांग था, तो उस कंडीशन में हमेशा से वह थोड़ा कंपेंटिंग रहता था।
सन 2007 में प्रवीण को पुणे पुलिस में नौकरी मिली थी और वो पुलिस ट्रेनिंग में भी हमेशा सबसे आगे रहने की कोशिश करता था। लेकिन फिर 3 महीने के बाद उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, ज़्यादा सैलरी के लिए उसने बेंगलुरु में एयर इंडिया एक्सप्रेस में एक केबिन क्रू की जॉब शुरू कर दी। बेंगलुरु शिफ्ट होते ही प्रवीण की जैसे किस्मत ही बदल गई थी। उसकी नौकरी भी अच्छी चल रही थी, जिससे उसे काफ़ी पैसे मिलते थे और उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी हो रही थी। अब वो पूरी तरीके से सेटल हो चुका था और उसने ये सोचा कि अब मैं शादी कर लेता हूँ। तो लाइफ में सेटल होने के बाद उसने शादी भी कर ली। उसके 2 बच्चे भी थे। शादी करने के बाद और बच्चे होने के बाद अब उसने अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए 2-3 फ्लैट्स भी खरीदे और प्रवीण को इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी करते हुए करीब 8 साल बीत चुके थे। यानी जो इंसान 8 साल से नौकरी कर रहा था, उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, उसके पास फ्लैट्स, उसके पास गाड़ी, बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि इसकी लाइफ में सब कुछ ठीक है। लेकिन प्रवीण के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रवीण को एक बहुत ज़्यादा सिमिलर बीमारी थी, जो कि हमारे भारत में लगभग हर एक आदमी को है, और ये बीमारी थी शक करने की। प्रवीण को कभी भी किसी भी आदमी पे भरोसा नहीं था और अगर कोई उसे आदमी पसंद आता तो वह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता था, और ये पॉजिटिव और शक का कॉम्बिनेशन है। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो उस इंसान के और उसके सभी रिलेटिव के लिए बहुत ख़तरनाक है। प्रवीण तो इतना बड़ा शकी था कि वो अपनी खुद की पत्नी पर भी भरोसा नहीं करता था। वो अपनी पत्नी को कहीं बाहर भी नहीं जाने देता था, किसी से बात तक नहीं करने देता था और ना ही किसी से मिलने देता था। और तो और यहाँ तक कि उसकी पत्नी अकेले सब्जी लेने तक नहीं जाती थी, और अगर कभी कोई ऐसी ज़रूरत होती जहाँ पर उसकी बीवी का बाहर जाना ज़रूरी होता तो हमेशा अपनी बीवी पे शक करता, और अगर उसकी पत्नी से घर में कोई गलती हो जाती तो अपनी पत्नी को मारता था। यानी बंद दरवाजे के पीछे प्रवीण की सच्चाई ये थी, लेकिन सामने से ऐसा लगता था जैसे प्रवीण लोगों की बहुत मदद करने वाला और बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन जब प्रवीण एयर इंडिया एक्सप्रेस में काम कर रहा था तब अचानक से एनाज ने एयर होस्टेस में ज्वाइन किया और वो प्रवीण को एकदम से पसंद आ गई। प्रवीण वैसे तो नाज का सीनियर था, लेकिन वो हमेशा नाज को कभी भी हेल्प करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, चाहे वो हेल्प ड्यूटी से रिलेटेड हो या फिर काम से बाहर की। लेकिन वो हमेशा यही कोशिश करता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नाज के पास रहे। उसने एनाज की एक हेल्प ये भी की थी, उसको बेंगलुरु में एक घर ढूंढने के लिए जहां वो अपनी बहन अफनान के साथ रहती थी। प्रवीण ने नाज को अपनी स्कूटी भी दे रखी थी ताकि उसको शहर में ट्रैवलिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एनाज और प्रवीण को साथ काम करते हुए करीब 7-8 महीने ही हुए थे और वो लोग एक तरीके से फ्रेंडली हो चुके थे। लेकिन एनाज प्रवीण को एक सीनियर और मेंटर की तरह ही देखती थी, जो उसकी हेल्प कर रहे थे और प्रवीण की रिस्पेक्ट करती थी। जैसे वो अपने दूसरे कलीग की करती थी, वैसे ही प्रवीण को भी अपना दोस्त ही मानती थी। लेकिन धीरे धीरे प्रवीण नाज को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया और ये चीज़ एनाज को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि प्रवीण नाज को क्रू में किसी से भी बात नहीं करने देता था, और जब वो क्रू में किसी और लड़के से बात करती तो प्रवीण बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। और ये सब कुछ पिछले 1-2 महीने से चल ही रहा था। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और आपका सीनियर जो आपसे 20 साल बड़ा हो आपके ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करे और आपको हर एक बात पे कंट्रोल करने की कोशिश करे, और अगर ये चीज़ तुम्हारे दोस्त भी करेगा तब भी तुम्हें थोड़ा अजीब तो लगेगा ही। लेकिन क्योंकि वो दोनों एक ही जगह में एक ही एयरलाइन में काम करते थे, इसलिए अब एनाज के पास एक ही ऑप्शन था और वो था प्रवीण से बात ना करना, उसे देखने पर हाय हेलो ना बोलना या फिर उसका नंबर ब्लॉक कर देना। और यही सेम काम एनाज ने भी किया। उसने प्रवीण का नंबर ब्लॉक कर दिया। उसे लगा कि शायद अब प्रवीण उसे परेशान नहीं करेगा और शायद उसे अब ये समझ आ जाएगा कि एनाज भी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है और वो अपना बिहेवियर भी चेंज कर लेगा। लेकिन नाज को ये नहीं पता था कि ऐसा करने से वो अपनी जान गंवा बैठेगी। जब प्रवीण को पता चला कि एनाज ने उसे ब्लॉक कर दिया है तो उसका दिमाग खराब हो गया, और जिस नाज से वो प्यार करता था, जिसके लिए वो इतना पॉजिटिव था, उसे नफरत हो गई और अब वो बदला लेना चाहता था। उसे पता था कि नाज उडुप्पू में रहती है और उसे ये भी पता था कि दिवाली की छुट्टी में वो अपने घर जाएगी
और 12 नवंबर को प्रवीण अपने घर से पूरी प्लानिंग करके निकला था कि कैसे वो नाज के घर पहुंचेगा ताकि वो पकड़ा ना जाए। उसने अपने घर से किचन से एक चाकू लिया और बैग में एक्स्ट्रा कपड़े भी रखे। वो अपनी गाड़ी में बैठकर नाज के घर के लिए निकला। क्वींस रोड के पहले आने वाले टोल बूथ से थोड़ा दूर उसने अपनी गाड़ी पार्क की और टोल बूथ के पास से ऑटो स्टैंड तक पहुंचने के लिए उसने एक बाइक से लिफ्ट ली और फिर ऑटो स्टैंड से वो शाम को ऑटो में बैठकर तिरुपति लेआउट पहुंचा। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रवीण को एनाज के घर का एड्रेस कहां से मिला, क्योंकि प्रवीण ने एनाज के घर का पता लगाया था। उस ऐप का एक फीचर है जिसके बारे में हम अक्सर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन प्रवीण ने उस फीचर का मिसयूज किया और उसने स्नैपचैट से ही उसकी लोकेशन ट्रैक की। तिरुपति लेआउट पहुंचने के बाद वो घर के गेट से अंदर गया और वह असीम के पास से गुजरा। प्रवीण घर के अंदर गया। नाज को उसने देखा तो पहले उससे पूछा कि आखिर उसने उसका नंबर क्यों ब्लॉक किया है, और इससे पहले कि नाज कुछ बोल पाती प्रवीण ने उस पर हमला कर दिया और देखते ही देखते उसने हसीना, अफनान, नाज और असीम को मार डाला। फिर प्रवीण वहां से भाग गया और घर से भागने के बाद उसने दोबारा फिर एक बाइक वाले से लिफ्ट ली और वहां से ऑटो रिक्शा स्टैंड तक पहुंचा, और जिसके बाद ऑटो रिक्शा स्टैंड से वापस अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया। गाड़ी में जाने के बाद उसने अपने कपड़े चेंज किए और इस तरह वो कपड़े पहना हुआ आदमी वहां से आया था या फिर किधर से गया था। खैर, प्रवीण कपड़े चेंज करके वहां से अपने घर भाग गया। सबसे पहले उसने अपने चाकू धोया और उसे वापस किचन में रखा। फिर उसने अपने परिवार से, अपने बीवी बच्चों से कहा कि हम दिवाली मनाने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, और फिर अपने परिवार को लेकर वो अपने अंकल के घर बेलगांव गया। जब उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन पुलिस बस उसके फ़ोन के ऑन होने का इंतज़ार कर रही थी, और जैसे ही 14 नवंबर को प्रवीण ने अपना फ़ोन ऑन किया, पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद प्रवीण ने डर में आकर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस को उसके घर से चाकू भी मिला, जिससे कि उसने एक हंसता खेलता परिवार ख़त्म कर दिया था, और खून वाले कपड़े भी जो उसने वारदात के वक्त पहने हुए थे, और उन कपड़ों के पास में ही उसने अपना मास्क भी रखा था। पुलिस के पास सारे सबूत थे और 5 दिसंबर तारीख को प्रवीण पुलिस कस्टडी में रहा। उसके बाद उसे कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन जब प्रवीण पहले से उसे परेशान कर रहा था तो एनाज ने अपने भाई बहन से या अपने पेरेंट्स से कुछ बताया क्यों नहीं। अगर उसने अपनी फैमिली को पहले ही सब कुछ बता दिया होता तो शायद उसकी फैमिली कुछ एक्शन ज़रूर लेती, और हो सकता है कि आज वो और उसका परिवार जिंदा होता। खैर, सब लड़कियों की तरह नाज ने भी यही सोचा होगा कि नंबर ब्लॉक करने के बाद प्रवीण उसे तंग नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि वो उसके साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं है या उससे वो बात ही नहीं करना चाहती। लेकिन उसने ये कभी अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि प्रवीण इतना कुछ कर सकता है। खैर, हम लोग भी इंसान ही हैं, किसी के अंदर क्या चल रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, हम नहीं समझ सकते। खैर, आप लोगों से बस एक ही विनती है, ख़ास तौर से लड़कियों से, कि अगर आपके साथ ऐसी कोई भी घटना, कोई भी छोटी मोटी बात, आप जहाँ स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी ऐसा हो, तो आप आकर अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपके बारे में अच्छा और कोई नहीं सोच सकता। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, सचेत करना है, जागरूक करना है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का